बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और लंदन से ही हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब आप कहाँ चले गए हैं? लोग आज देख रहे हैं कि हम दो विंडोज में नजर आ रहे हैं, इकट्ठे नजर नहीं आ रहे। और पाकिस्तान में बहुत कुछ हो गया है। निगरान वज़ीर आज़म साहब आ गए हैं और कुछ लोग इसे काकड़ फार्मूला कहते हैं। कहाँ पर हैं आप? हमें कुछ खैर खबर दें पहले अपनी। ये पहले तो काकड़ फार्मूला जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला था। इसके ऊपर आगे जाकर बात करते हैं। तो मैं यहीं पे हूँ, आपसे थोड़ी सी दूरी पर। आपकी तबीयत बहाल हुई है और ये हमारा दो टोक का सिलसिला भी बहाल हो गया है। दो चार बड़े मजे की खबरें कड़ाकेदार किस्म की वो शेयर करते हैं। आप के पास जो दो खबरें हैं वो शेयर करें, उसके बाद एक अंदरूनी कहानी भी शेयर करते हैं। चले, बिल्कुल ठीक है। तबीयत मेरी वाकई कुछ थोड़ी सी संभली है। अच्छा व्यूअर्स, तीन खबरें जिनके ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो निगरान वज़ीर आज़म साहब आ गए हैं और ये कहाँ से इनका नाम आया, क्या मामला हुआ वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, ये राय साहब से हम पूछेंगे। और फिर ये जो शहबाज शरीफ साहब ने एक जाते जाते एक खिताब किया, और ये किसी भी जाने वाले वज़ीर आज़म का खिताब नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये किसी सियासी जलसा गाह के अंदर कोई खिताब जो है वो किया जा रहा हो। और फिर एक राय साहब खत भी लिखा गया है नवाज शरीफ साहब को, की कहानी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना, क्योंकि उस खत के अंदर मैंगल साहब ने नवाज शरीफ को मुखातिब करके कुछ बातें कही हैं। मेरा ख्याल है कि हम वहीं से शुरू करते हैं। इस खत के अंदर राय साहब ये भी कहा गया कि बलूचिस्तान से जो आपने नाम ले लिया है भाई, जिस बंदे को आप निगरान वज़ीर आज़म लेकर आए, इससे अच्छे तो हम भी थे। हमारी भी खिदमात है, पिछले 5 बरसों में हमने भी बहुत सारी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दी। हुकूमतें बनाई, हुकूमतें गिराई, फिर हुकूमत बनाई, लेकिन हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। इससे अच्छे बंदे तो हम साबित हो सकते थे। और फिर उन्होंने एक और भी बात कही कि जिस रिकॉर्ड के साथ आपने कानून साजी की पाकिस्तान में, हमारे हाथ पांव काट कर एक अंधी लूली लंगड़ी एक पार्लियामेंट जो है वो बना दी गई, और अब यही लूली लंगड़ी पार्लियामेंट शायद दोबारा वापस आ जाए। हमने मुशर्रफ से और उससे पहले उन्होंने मुखातिब करके नवाज शरीफ को कहा कि हमने कुछ भी नहीं सीखा और हमें सीखना चाहिए था, आपको सीखना चाहिए था। वो कहना ये चाह रहे थे कि आपने तमाम अपनी जो पलड़ा था वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और जिस पेज पर होने की आप बात कर रहे हैं वहां पर वजन डाल दिया। आज ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक पेज पेज नहीं रहेगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि काकड़ तोप जो है वो चलाएगा। मैंने आज ये अपने प्लेटफॉर्म पे भी कहा कि काकड़ तोप चलाएगा और तोप चलेगी। ये तमाम 13-14 लोग जो हैं, 13-14 जमातों के सरबराहान, इनके सामने ये तोप चलेगी। और जिसे हम कहते हैं कि बाप का बाप, अब इन 13-14 जमातों का जो बाप है वो अब एक हो गया है, और काकड़ फार्मूले के जरिए इन सबको जो है वो लाइन में सीधा खड़ा कर दिया जाएगा। और मुझे तो सर यही वाइब्स आ रही हैं। देयर वोंट बी एनी इलेक्शन, देयर वोंट बी एनी पॉलिटिकल प्रोसेस इन पाकिस्तान इन हैपनिंग इन नेक्स्ट 5-6 मंथ्स। जी राजा। देखिए हाशमी साहब, एक तो जो आपने तोप चलाने की बात की, तो ये आपके जो निगरान वजीर आजम है, इनका नाम जहां से आया है तो इनका इंतखाबी निशान फौजी तोप ही होना चाहिए। अगर ये कभी कभी आगे इलेक्शन लड़े और अपने बलबूते पे लड़े, बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप, और बाप का बाप कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट की पैदा करदा ये पार्टी है। और एस्टेब्लिशमेंट कहती है घूम जा, ये पार्टी घूम जाती है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है झूम जा, ये पार्टी झूम जाती है। बच्चा जमूरा, रॉजर, आगे चल पीछे चल। तो ये जो फौज के इस्तारे हैं, फौज के नारे हैं, फौज के इशारे हैं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अच्छा, अब आपने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हुआ, और इसकी एक दिलचस्प अंदरूनी कहानी। क्योंकि ये खबर जब हमने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दी थी, तो उस वक्त कुछ हमारे व्यूअर्स कह रहे थे कि ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती। एक्चुअली एक तो ये बात कंफर्म है कि शहबाज शरीफ को जब ये पता चला था कि हमारे दिए गए नाम एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो शहबाज शरीफ ने उसी वक्त सरेंडर कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा पलड़ा शहबाज शरीफ के वजन में डाला था और शहबाज शरीफ को कहा था कि आप जिस भी
प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नाम देंगे हम आपकी हमायत करेंगे। और उनका ये भी ख्याल था कि जलील अब्बास जिलानी, उनका नाम हम एक तरह से सामने लेके आए। और बड़े, आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने तस्वीरें वगैरह भी जलील अब्बास जिलानी के साथ जिन लोगों ने खिंचवाई थी वो भी अपनी उन्होंने आईडीज के ऊपर लगाई कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान में वही होता है जो एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर होता है। वो कहते हैं ना कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को जो मंजूर होता है वही होता है। अब शहबाज शरीफ की जगह अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद आप ये तवक्को करते कि वो कोई मजामत करता। लेकिन शहबाज शरीफ चूंकि वैसे ही बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के केसेस जो हैं वो इसी एस्टेब्लिशमेंट के दौर में बंद हुए हैं। शहबाज शरीफ को इसी दौर में रिलीफ मिला, तो इसलिए शहबाज शरीफ ने एक ताबेदार बच्चे की तरह राजा रियाज, जिन्होंने नून लीग के टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ना है, उनकी जेब में मौजूद जो पर्ची, और ये पर्ची की टर्मिनोलॉजी भी मैंने आज से 4 हफ्ते पहले, जब निगरान आज़म का दूर दूर तक नाम नहीं था, उस वक्त ये मैंने इस्तेलाह इस्तेमाल की थी कि ये पर्ची निकलेगी किसी की जेब से और राजा रियाज की जेब से निकलेगी। तो वो पर्ची की बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई कि राजा रियाज ने जब ये पर्ची निकाल के शहबाज शरीफ के सामने रखी तो राजा रियाज का ख्याल ये था कि क्रेडिट सारा मैं लूंगा, कि एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार का नाम जो है वो मैंने प्रपोज किया है। लेकिन मजे की बात ये हुई कि एक पर्ची जब रखी, बड़ी दिलचस्प कहानी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं कि राजा रियाज ने जब एक पर्ची रखी शहबाज शरीफ के सामने और राजा रियाज ने यह तासुर दिया कि देखे मेरे पास एस्टेब्लिशमेंट का नाम है और ये नाम लिखा हुआ है, तो शहबाज शरीफ जो ज़ाहिर मजामत नहीं कर सके, उन्होंने भी एक पर्ची उठा के टेबल पर रख दी। अब 2 पर्चियां टेबल के ऊपर आ गई, एक राजा रियाज की और एक पर्ची शहबाज शरीफ की। उसके बाद राजा रियाज फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कि आखिर आपको बात मेरी माननी पड़ेगी, और शहबाज शरीफ भी बड़े कॉन्फिडेंट। उसके बाद जब पर्चियां खोली गई, दोनों पर्चियां, तो लोग ये समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ की पर्ची पर कोई और नाम होगा, राजा रियाज की पर्ची पर कोई और नाम होगा। लेकिन शहबाज शरीफ को भी मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म असल में कौन होगा। तो जब पर्ची खोली गई तो काकड़ साहब का नाम दोनों पर्चियों पे था, यानी शहबाज शरीफ की पर्ची पर भी काकड़ साहब, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के दर पर लेटे हुए थे, और इसी तरह राजा रियाज भी एस्टेब्लिशमेंट के दर पर लेटे हुए थे। यानी इस्तारतन मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों पर्चियां जो है इनके ऊपर नाम जो है वो काकड़ साहब का ही था। ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ को आखिरी वक्त तक पता नहीं था और अचानक कुछ सरप्राइज आ गया। और सरप्राइज दिया किसने? राजा रियाज ने। राजा रियाज इतने बड़े घोड़े नहीं है, सियासी घोड़े के एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर इतनी बड़ी बेट लगाए। तो शहबाज शरीफ को मैसेज कन्वे कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने सल्यूट किया, जी सर, हाजिर सर, अगर आपने कोई बूट वगैरह पॉलिश करवाने हैं मजीद तो उसके लिए भी हाजिर। बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट का की आंख का तारा हूं और मुझे इस पर फख्र है। अब हाशमी साहब, गेम यहां से जो असल, ये जो हमने थोड़े से जमीनी हकाइक बयान किए हैं, गेम असल यहां से शुरू होती है। क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट का वजीर आजम आ गया, निगरान वजीर आजम, इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ को तो ना कर दी गई इसहाक डार के मामले पर, और शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को ना कर दी गई इसहाक डार के मामले पर। अब ये बीच में एक इम्पोर्टेड उम्मीदवार यानी हफीज शेख के मुतल्लिक, जो कि पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के वजीर आजम के तौर पर इमरान खान साहब, वजीर खजाना के तौर पर इमरान खान साहब के दौर में इंस्टॉल किए गए थे। तो ये एक, आप समझ लें कि एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया गया था कि चले शरीफ खानदान के ऊपर और जरदारी खानदान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट का जो वजीर आजम आया उसके बाद 13 जमातों के जो इत्तेहाद है, इसके अंदर एक दरार, और 13 जमातों का जो एक मुश्तरका ऐवान है जिसको अदालतों ने लूट मार का ऐवान करार दिया था, यहां पे सायरन बज रहे हैं, घंटियां बज रही, क्योंकि खुर्शीद शाह ने आसिफ जरदारी के ब्याफ पर यह स्टेटमेंट दिया कि हम तो सोच नहीं सकते थे कि ये नाम भी सामने आ सकता है। अगर यही नाम सामने आना था तो हमारे पास ज्यादा मौजूद उम्मीदवार थे। हम कभी भी शहबाज शरीफ को ये मैंडेट ना देते कि आपने जो फैसला करना है आप कर लें, हम इसके अंदर अपना एक इनपुट देते। तो इसका मतलब यह है कि आसिफ जरदारी को यह खदशा है कि जो निगरान वज़ीर आज़म एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लाए गए हैं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की हदायत पर अमल करेंगे, और अगर नवाज शरीफ को अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर आज़म नहीं लाने दिया गया तो इसका मतलब यह है कि अब शरीफ खानदान की और 13 जमातों की मर्जी नहीं चलेगी। अब इसमें हाशमी साहब, ये एक इमरान खान साहब, अगरचे उनको एक बोगस तरीन केस के अंदर जेल में डाला गया है, लेकिन यहां पर ये बहुत तेजी के साथ पीडीएम के लिए हालात जो है वो खराब हो सकते हैं।
क्योंकि एक तरफ तो खुर्शीद शाह का जो स्टेटमेंट है, जाहिर है कि इसको कोई ज्यादा वेलकम तो नहीं किया गया होगा जीएचक्यू में, जिस तरह की उन्होंने बात की। इसी तरह मैं देख रहा था नून लीग के कुछ लोग भी और कुछ हमारे जराए भी, वो भी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने आखिरी वक्त तक ये कार्ड सीने से लगाया हुआ था, लेकिन वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए ये डिसीजन जो है ये कुछ ज्यादा वेलकमिंग नहीं है कि काकड़ साहब को वजीर आजम बना दिया जाए, क्योंकि अब ये खदशात का शिकार हो गए हैं कि ऐसा ना हो कि ये कुछ 2 साल तक केयर टेकर सेटअप चला जाए, ऐसा ना हो कि निगरान वजीर आजम के जरिए ऐसे फैसले करवा लिए जाए कि शरीफ खानदान को मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर जाना पड़े और इस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो डिमांड्स हैं और इस्टेब्लिशमेंट से उनके जो मुतालबात हैं वो मुतालबात मनवाने की पोजीशन में ना रहे। अगरचे ये बात एक अब भी जमीनी हकीकत है कि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर या मौजूदा जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उनका शहबाज शरीफ के साथ बड़ा जबरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप है, क्योंकि शहबाज शरीफ जैसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट को चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलता, कि जो बिल्कुल जी हजूरी करने वाला एक प्राइम मिनिस्टर हो, एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ के मतलब आर्मी चीफ तो दूर की बात है, शायद कोई कैप्टन लेवल का भी ऑफिसर शहबाज शरीफ को कॉल करे तो कैप्टन के जरिए भी एक मैसेज कन्वे कर दिया जाए तो शहबाज शरीफ ढेर हो जाते हैं। लेकिन काकड़ साहब जो है ये निगरान वजीर आजम, ये हाशमी साहब, ये जो वजारत उस्मा की कुर्सी है ना या किसी भी बड़े ओहदे की कुर्सी, ये इसके ऊपर बैठ के फिर एडवेंचर करने का बड़ा दिल करता है। तो ये काकड़ साहब के अभी आप देखेंगे कोई एडवेंचर भी सामने आएंगे जो शायद शहबाज शरीफ एंड शरीफ फैमिली के लिए कोई इतने पसंदीदा ना हो, लेकिन ये पहला आप ये कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 16 महीने में ऑप्शन क्या पहली होगा? अपनी बात। आपको क्या लगता है कि ऑप्शन क्या हो सकता है? नवाज शरीफ साहब पर तोड़ रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए, प्लान बनाया गया है ऐसा। लंदन से खबर ये है कि एक मुस्तनद प्लान बनाया गया है। अब तो वज़ीर आज़म ने ये कह दिया कि जनाब वो अगले महीने आ जाएंगे और इस्लामाबाद आपके शहर लैंड करेंगे। शायद वो आपके पहुंचने पर लैंड कर दें या जिस जहाज से आप जाएं उसी में वो बैठकर वापस चले जाएं, ये भी कहा जा रहा है। और जीटी रोड से वापस जाएंगे। ऐसा भी कैसे मुमकिन होगा? कहाँ पर? क्योंकि मुझे ये कहने में या पाकिस्तान की आवाम जो पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ जुड़ी हुई है, खैर खबर रखती है, वो ये जानती है कि ये टाइमिंग अच्छी नहीं होगी। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान गए, आपने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, जेल में गए नहीं है या जेल उनका मुकद्दर नहीं थी, जेल में डाला हुआ है, जबरन जेल में डाला हुआ है। इसका क्रेडिट सारे का सारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे आएगा कि जनाब आपने इनको डाला, उधर से इनको निकाला, और जिसको मुजरिम को जेल में जाना चाहिए था वो सड़कों पर कॉन्वॉय की शक्ल में लॉन्ग मार्च करता हुआ लाहौर जाती उमरा की अपनी रियासत के अंदर जाकर बैठ गया। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा एडवेंचर कर सकती है? मैं इसलिए इसलिए एडवेंचर कह रहा हूं कि अभी तो बहुत मुश्किल से ये जो एक फिजा थी उसको कूल डाउन किया जा रहा है। जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट का जो बैगेज है वो अभी कहीं ठिकाने नहीं लग पाया। क्या ये एडवेंचर करेगी? देखिए आशमी साहब, एक तो नवाज शरीफ वापस आ गए, जो कहा जा रहा है कि वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं और 1 माह में पाकिस्तान आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो पार्लियामेंट का एक जाली पार्लियामेंट से की गई कानून साजी नवाज शरीफ की नैली खत्म करने के लिए स्पेसिफिक जो एक कानून साजी की गई थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ जब कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, और वो इलेक्शन कमीशन तो चूंकि बी टीम है, इलेक्शन कमीशन वो कागजात नामजदगी कबूल कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो चैलेंज होंगे, और ऑब्वियसली पीटीआई चैलेंज करेगी या बहुत से और लोग चैलेंज करेंगे, हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट का ही कोई ऐसा घोड़ा हो वो चैलेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वहां से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होना नामुमकिन हो जाएगा जब तक एस्टेब्लिशमेंट की पूरी अप्रूवल उसके अंदर ना हो और जब तक सुप्रीम कोर्ट को मैनेज ना कर। आपकी बात काट रहा हूँ, वो तो अगला मरला है, लेकिन ये मुजरिम का जेल में जाना, अदालत क्या तैयार बैठी है? आमिर फारूक साहब क्या फैसला कई दिनों से, हफ्तों से लिखकर बैठे हुए हैं कि आएंगे नवाज शरीफ साहब और मैं। जो अपील दायर होनी है उस वक्त भी आपको याद होगा एक बेंच बना था जिसमें कहा गया कि सरेंडर करो। उन्होंने कहा जनाब हम अपनी दरखास्त अभी वापस ले रहे हैं, जब वो आएंगे भाई साहब सरेंडर कर देंगे। तो क्या फैसला लिखा गया है, हो गया है, और इंतजार किया जा रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे इस्लामाबाद से ही फैसला देकर उन्हें रुखसत किया जाएगा जाती उमरा। इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसलों के मुतालिक
आंखें बंद करके भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं रिपोर्टर्स, उनका तासुर यह है कि आंखें बंद करके भी आप बता सकते हैं कि उनका फैसला क्या आएगा। केस किसी भी किस्म का हो तो उनका फैसला क्या आएगा ये आंखें बंद करके बताया जा सकता है। तो इस्लामाबाद में नवाज शरीफ जो लैंडिंग करेंगे, एक तो ये बड़ा गलत सियासी फैसला है नंबर 1, क्योंकि इस्लामाबाद में नवाज शरीफ को लेने के लिए अगर कोई 2000 लोग भी पहुंच जाए एयरपोर्ट पर तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस्लामाबाद में 3 कौमी असेंबली की नशिस्तें थी 2018 के इलेक्शन में, तीनों पीटीआई ने जीती हुई और मैसिव सपोर्ट है वहां पर पीटीआई की, यानी क्लीन स्वीप कर दिया था पीटीआई ने तमाम जमातों को, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। तो वहां पर कहां से लोग लेके आएंगे? ये तो लाहौर में जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने लैंड किया था तो उस वक्त लोग लाहौर एयरपोर्ट, जो उस वक्त तक नून लीग का कला समझा जाता था, तो वहां पर लोग नहीं आए। तो आप अंदाजा करें कि क्या यहां लोग आएंगे नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए? इसका जवाब नफी में है। तो ये एक पहले तो फ्लॉप शो होगा। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर नवाज शरीफ के केसेस कहती है कि नायली खत्म हो जाती है, नायली खत्म हो जाती है तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला, और सुप्रीम कोर्ट अभी जो पार्लियामेंट से की गई जाली कानून साजी नवाज शरीफ की नायली खत्म करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाई है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये ओपन एंड शट केस है, या फिर सितंबर के बाद ये केस अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ये उस वक्त के चीफ जस्टिस जैसे फायज ईसा जिन्होंने सितंबर से चार्ज संभाल लेना है, तो ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो अगर नवाज शरीफ को रिलीफ देते हैं आउट ऑफ वे जाकर, तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो रही सही साख है, पहले भी साख उनकी तबाह हो चुकी है, जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में जाके आसिफ अली जरदारी के साथ और उस करप्ट टोले के साथ बैठे थे जिनको मैंने और आपने नहीं, अदालतों ने करप्ट करार दिया, तो उसकी वजह से अब फिर लिखा भी करप्ट जाता है, पढ़ा भी करप्ट जाता है, और अभी तक वो करप्शन के केसेस भी कायम है। तो एक और भी सवाल है राय साहब, काकड़ साहब ने ना अपने इस्तीफे दे दिए हैं बीइंग द सेनेटर, और फिर जो अपनी पार्टी की मेंबरशिप से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यहाँ पे ना बड़ा ही इंतहाई अहम ये है कि ये मुझे तो लगता है कि एक साइन है कि शायद वो कल को एक लंबे सेटअप के लिए आए हैं, और वो लंबा सेटअप जो है शायद इन मेकिंग है, इसीलिए उनको लाया गया और ये इस्तीफे उन्होंने दिए हैं। राय साहब, क्योंकि एक सेनेटर का कहा ही जा रहा है कि जनाब ये आईनी तकाजे थे। अब आप जब किसी से कुर्बानी लेते हैं कि जनाब सेनेटर साहब आपको हम वज़ीर आज़म बना रहे हैं, अब आ जाएं। अब वो 3 माह के लिए, 2 माह के लिए, 4 माह के लिए तो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देगा अपनी कुर्सी सेनेटर की छोड़कर, क्योंकि फ्यूचर तो उसका वहीं पर है, और फिर पार्टी से भी मेंबरशिप खत्म करवा देना। आपको लगता है कि ये साइन हो सकता है कि एक लंबा सेटअप होगा? देखिए, बहुत तवील सेटअप जो है वो तो नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब को कितना अरसा ये कैद रखेंगे। पीटीआई के ऊपर जो एक पीडीएम ने रियासती जबर का सिलसिला शुरू किया था, वो बहुत अरसा तक तो कायम नहीं रखा जा सकता। इसलिए अगर ये एक बहुत तवील सेटअप हो तो ना ही काकड़ साहब में ये कोई काबिलियत और सलाहियत है कि वो मुल्क को चला सके, ना ही उनमें ये सलाहियत है कि वो ऐसी कैबिनेट बना सके जो मुल्क को आगे ले जा सके, या कम से कम मुल्क को मजीद पीछे ना धकेले जितना शहबाज शरीफ ने धकेल दिया। तो इस वजह से मुझे ये नजर नहीं आता कि ये कोई बहुत तवील सेटअप हो सकता है। लेकिन इसके नतीजे में आप ये कह सकते हैं कि अब एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि इलेक्शन तो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाना है, ये एक कड़वी जमीनी हकीकत है। ये इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराना, ये अगला इलेक्शन आपके एस्टैब्लिशमेंट ने करवाना है। एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला करना है, वोट भी आपके एस्टैब्लिशमेंट ने गिनने हैं, वोट डालने लोगों ने है लेकिन गिनने एस्टैब्लिशमेंट ने। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये काकड़ कार्ड खेलकर शरीफ खानदान को और जरदारी खानदान को एक ऐसी पोजीशन में लाया गया है कि जहां वो एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा मुतालबात ना कर सके और एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी बातें इनसे मनवा सके। मैंने इसे वैसे काकड़ फार्मूला 2.0 कहा, क्योंकि माजी में भी काकड़ फार्मूला आया था जब नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना पड़ गया था। तो ये काकड़ फार्मूला 2.0 है जी। ये जब 2.0 जो फार्मूला आता है ना, ये ज्यादा लीथल होता है। ये जो सीक्वल्स आते हैं ना, ये ज्यादा इंटेंस होते हैं और ये ज्यादा लीथल होते हैं। अच्छा, ये सरप्राइजिंग इसलिए भी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ अपॉइंट हुए तो उस वक्त ये शरीफ खानदान ने ये तासुर देना शुरू कर दिया कि मुकम्मल तौर पर हमारे साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऑन बोर्ड है।
किसी भी आर्मी चीफ को किसी भी हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड होना चाहिए। लेकिन ये शरीफ खानदान ने, यानी शहबाज शरीफ ने खास तौर पर यह तासुर दिया कि फौजी क़यादत इमरान खान साहब के खिलाफ जो हम कार्रवाइयां कर रहे हैं उसमें ऑन बोर्ड है, बल्कि ये तासुर देते रहे कि ये कार्रवाइयां तो असल में एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट जो है, यानी कार्ड सारे एस्टैब्लिशमेंट की, सारे जो अंडे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की बास्केट में आ गए। अब जो भी कार्ड खेलना है वो एस्टैब्लिशमेंट ने खेलना है। शरीफ खानदान अब एस्टैब्लिशमेंट के रहमो करम पर है। इसी तरह जरदारी खानदान को भी एक कॉल चली जाएगी। तो आसिफ जरदारी ने तो वैसे भी ज्यादा से ज्यादा अंदरून सिंध से ही वोट लेने हैं, या ज्यादा से ज्यादा सिंध से ही ठीक है। हुकूमत बनानी है। अच्छा, तो आसिफ जरदारी ने क्या मदामत करनी है? उनको एक कॉल चली गई कि आपका केस खुल जाएगा दोबारा, तो उन्होंने वैसे ही कहना है कि ठीक है, हमें माई बाप सिर्फ सिंध की हुकूमत हमारी चाहिए, वो हमें दें, बाकी आप जाने, आपका काम जाने, जिस तरह आप मुल्क चलाना चाहते हैं चलाएं, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी काम ये हुआ है कि ये जो आपके इज्जत माफ जनाब सरकार शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने जाते जाते ना एक खिताब कर दिया है कौम से, और उसके अंदर होता है कि अपनी कारकर्दगी बताते। ये पहली मरतबा हुआ है। अच्छा, ये भी पहली दफा है जाते। ये पहली दफा इसलिए हुआ है कि जब निगरान वज़ीर आज़म का नाम के ऐलान से पहले अगर वो खिताब करते तो ठीक था। अब तो निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर हो गया। अब उस बेचारे को नए को 14 अगस्त को उनका हलफ है, तो उनको तकरीर करने दें। आपकी तकरीर अब कौन सुनेगा? आप तो जा चुके हैं ना, नाम नए वज़ीर आज़म की नामजदगी हो गई है, तो आप ना कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं ना कुछ बता सकते हैं। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो ये कहते हैं कि हम के रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, मुझे लगता है शहबाज शरीफ ने, और ज़मीर और कल्ब के इस इत्मीनान के साथ वापस जा रहे हैं। राजा साहब, बहुत इत्मीनान है। सिंध हाउस बिका, पंजाब हाउस में बोलियां लगी, एस्टेब्लिशमेंट के पैगामात, जनरल बाजवा, क्या क्या हुआ। 0.3% पे आपका ग्रोथ रेट गिरा के 5.97% से गिरा के 0.3 पर लेके आ गए। आपके फॉरेन रिजर्व तबाह कर दिए। जो आपके अवाम थे उनको बिजली के बिलों में 300% इजाफा कर दिया, गैस के बिल्स में 200% इजाफा कर दिया, कुव्वत खरीद 300% तक कम कर दी, अवाम का कचूमर निकाल दिया, और वो कहते हैं कि हम सुकून कल्ब के साथ जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों में सियासी शऊर हुआ, तो चाहे एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट जो भी खेल खेलें, अगर पाकिस्तान के लोगों ने सियासी शऊर का मुजाहरा किया तो हाशमी साहब इनको सियासी तौर पर इबरत का निशान बना देना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, अगर उनमें कुछ सियासी शऊर है तो। यानी जो 15 महीने में इन्होंने पाकिस्तानी अवाम की तबाही निकाली है, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर दूसरी बात यह है कि अव्वल तो एस्टैब्लिशमेंट के पास भी बड़ी ये क्लियर चॉइस होनी चाहिए कि हमें शफाफ इलेक्शन इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि ये जो 13 जमातों का टोला है, ये 30 साल में अगर डिलीवर नहीं कर सका तो इनको एक और चांस देंगे, जबरदस्ती मुसल्लत किया जाएगा, तो इन्होंने दोबारा कौन सा डिलीवर करना है? इनके अपने मालात तो दोबारा नए बन सकते हैं, लेकिन डिलीवर वगैरह नहीं करेंगे। अभी आप 15 महीने आजमा लिया ना आपने, 15 महीने बहुत टाइम होता है। यानी आप ये देख लें कि तकरीबन ये 1/3 टाइम है एक 5 साल की हुकूमत का, 1/3 टाइम, तो 60 महीने की आपकी हुकूमत होती है, तो 15 महीने, बल्कि ये 20% टाइम इन्होंने लिया। 16 months सर, 488 days, 488 days। जी हाँ, तो ये आपके 60 मंथ्स होते हैं ना, तो 5 साल। तो इसलिए इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की, मुल्क को डिफॉल्ट करवा दिया, सिर्फ इसहाक डार को अपने रिश्तेदारों को मुसल्लत कर दिया। इसलिए भी अगर शफाफ इलेक्शन करवा दे तो ये भी शायद वरना ये मुल्क बुरान से नहीं निकलेगा। पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ जी, डंडे और झंडे, डंडे भी थे और झंडे भी थे, और झंडे पीटीआई के थे और पीटीआई के झंडे जहां पे छापे जा रहे थे उन छापाखानों को बंद किया गया। जो लहरा रहे थे उन पर डंडे बरसाए गए, जिन्होंने वो झंडे उठाए हुए थे उनके हाथ तोड़े गए। राजा साहब, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं आपके 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान के अंदर, और ये पैगाम है उन तमाम लोगों को जो जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं। हम कब तक राय साहब ऐसे क्रैकडाउन करके सियासी जमातों को खत्म करने की कोशिश करेंगे? जनरल ज़िया ने भुट्टो साहब की फांसी होती है, और फिर उसके बाद आपने देखा ना कि कितने बरस बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी। आपने नून लीग को खत्म करने की कोशिश की, पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, फिर वफाक में भी उनकी हुकूमत बन गई,
और फिर अब आप पीपल्स पार्टी की जो कुछ हुआ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वही कुछ कर रहे हैं। अच्छा, पार्टीज ऐसे तो नहीं खत्म होती। लोग अगर झंडे अगर आप लगाने से मना करेंगे और लोगों को गाड़ियों से उतारकर पंजाब पुलिस जो है वो लाठी चार्ज करेगी पब्लिक सर्विस मैसेज के नाम के ऊपर, तो क्या जमहूरियत ऐसे खत्म होगी? देखें, ये कोई जो पीटीआई के लोगों ने या इमरान खान साहब के सपोर्टर्स ने नारे लगाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद, ये क्या कोई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगे जो इनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? और इमरान खान साहब क्या कोई इंडियन लीडर है कि इनको आप जदोकोप करें, इनके ऊपर क्रैकडाउन करें? नून लीग के झंडे भी लहराए जाते हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के झंडे भी लहराए जाते हैं। 14 अगस्त वाले दिन अपनी अपनी सियासी रैलीज भी होती हैं। तो ये तो अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए नफरतों के बीज बो रहे हैं। यानी क्या तहरीके इंसाफ के जो सपोर्टर हैं या आम लोग जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जो तमाम सर्विस 73 से 75% के दरमियान सपोर्ट बता रहे हैं इमरान खान साहब की, 73 to 75%। तो ये 73 से 75% लोग जो है कोई इंडियन तो नहीं है, कोई बांग्लादेशी इजरायली तो नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन तो नहीं है कि अगर ये नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं ना, तो आप कोई इंडिया जिंदाबाद का नारा लग रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो ये जो जख्म लगाए जा रहे हैं, लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। शायद कुछ लोग, वैसे तो लोग अब खौफजदा नहीं होते, लेकिन शायद अगर कुछ लोगों को आप डराएंगे, धमकाएंगे भी, तो तब भी उनके दिल में आपके लिए नफरतें पैदा होंगी, गलतफहमियां पैदा होंगी, इस रियासत के लिए गलतफहमियां पैदा होंगी। और फिर रियासत के लिए जब गलतफहमियां पैदा होती हैं या रियासत जब जबर करती है अपने लोगों के ऊपर, तो फिर 1971 जैसे हालात पैदा होते हैं। ये पूरी दुनिया का असूल है कि आपका जो सानिया होता है वो लोग समझते हैं कि वो एक ही दिन में हो गया, वो एक ही दिन में नहीं होता। उसकी परवरिश बरसों में होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो वजूहात पैदा होते चली जाती हैं और उसके बाद अचानक पता चलता है कि आपका सानिया हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे 1971 में हुआ था, या इसी तरह जैसे ये ट्रेन हादसे भी होते हैं। तो ये कोई ओवरनाइट नहीं होता। वो पता चलता है कि पहले पटड़ी उखड़ी हुई थी, रिपेयर नहीं हुई, फिर दूसरी रिपेयर नहीं हुई, तीसरी रिपेयर। तो ये इसी तरह जख्म कौम के सीने पर जब लगते रहते हैं तो उसके बाद ये सानियात होते हैं। और ये इतने पाकिस्तान के अंदर तकसीम, इंतशार और इस किस्म की सिचुएशन सिर्फ इसलिए कि शरीफ खानदान को, जरदारी खानदान को दोबारा जबरदस्ती मुसल्लत करना है, तो ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। यानी ये तो रियासत पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती है। इसलिए इसका एक ही वे आउट है, इलेक्शन कमीशन के पास, पाकिस्तान के कानूनी निजाम के पास और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के पास, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, पीडीएम जीत जाए, सो बिस्मिल्लाह। पूरी तरह से इदारों को पीडीएम के साथ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान साहब जीत जाए तो इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। इस मुल्क को आगे जाने दें। शरीफ खानदान को और जरदारी खानदान को आगे ले जाने के लिए इस मुल्क के और रियासत के मफादात कुर्बान नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था दो टोक। इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत बेहतर होती है तो राय साहब और मैं इंशाल्लाह बिल्कुल एक जगह से ही प्रोग्राम करेंगे और मजीद खबरें जो हैं लंदन से भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने अल्लाह ने